सितंबर 1914 की बात है। एक शिप यूरोप से निकलकर एंटार्क्टिका के एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। डॉकिंग के बाद डेविड और क्रू का एक ग्रुप बोट लेकर आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो लोग लंबा वॉक करते हुए उस पुरानी हट तक जाते हैं जहां डेविड आने वाले कुछ महीनों तक रहने वाला है। हर साल इस आइलैंड पर एक नया मीटियोरोलॉजिस्ट भेजा जाता है जो पिछले वाले की जगह लेकर लोकल क्लाइमेट का स्टडी कंटिन्यू करता है। शिप का कैप्टन रिसर्चर को वापस ले जाने से पहले उसे ढूंढना चाहता है, इसलिए वो डेविड के साथ लाइट हाउस टावर तक जाता है। लेकिन जब वहाँ कोई जवाब नहीं मिलता तो दोनों अंदर ब्रेक इन करते हैं और सेकंड फ्लोर पर लाइट हाउस कीपर को सोता हुआ पाते हैं। कीपर को उठाने पर एक्सेल सवाल करता है कि कुछ हफ्तों पहले भेजा गया मीटियोरोलॉजिस्ट कहाँ है। ग्रूनर बताता है कि वो आदमी आइलैंड एक्सप्लोर करने गया था लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। ये सुनकर एक्सेल को शक होता है और वो डेविड को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन यंग मैन वहाँ रुककर अपने प्रीडिसेसर का काम कंटिन्यू करने का फैसला करता है। अब अगले 12 महीने तक डेविड को एग्जाइल की तरह उस आइलैंड पर रहकर विंड्स की इंटेंसिटी और डायरेक्शन रिकॉर्ड करनी है। हर दिन काम खत्म होने के बाद वो हट में लौटकर टी पी रहा होता है। तभी उसे डोर खोलने की आवाज आती है। उसे पता है कि आइलैंड पर सिर्फ वही और ग्रूनर हैं, तो वो डर जाता है और इन्वेस्टिगेट करने उठता है। डोर के क्रैक से उसे किसी क्रीचर का हैंड अंदर आते हुए दिखता है और वो उस पर जोर से स्टॉम्प कर देता है। क्रीचर गुस्से में आकर घर के चारों तरफ घूमने लगता है। डेविड डरकर बेसमेंट में छुप जाता है और क्रैक से ऊपर होने वाली हरकत देखता है। तभी मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेता है और डेविड शार्प ऑब्जेक्ट से उसके आई पर वार कर देता है। चोट लगने के बाद क्रीचर भाग जाता है और डेविड रात भर वहीं छुपा रहता है। सुबह होने पर वो बाहर आता है और ट्रैपडोर के पास ब्लड देखता है। सैंड में पड़े फुटप्रिंट साफ बताते हैं कि क्रीचर सी की तरफ भागा है। सच जानने की कोशिश में डेविड लाइट हाउस पहुँचता है लेकिन इस बार डोर ओपन नहीं कर पाता। तभी अंदर से न्यूकमर उसकी आवाज़ें सुनकर उसका नाम लेता है और ग्रूनर विंडो से प्रकट होकर चिल्लाता है कि डेविड को कैप्टन एक्सेल के साथ शिप पर ही वापस चले जाना चाहिए था। उसी पल यंग मैन को समझ आता है कि लाइट हाउस कीपर ने टावर के चारों तरफ इतनी सारी ट्रैप्स क्यों बनाई हैं। इसलिए डेविड फैसला करता है कि वो भी अपनी हट की सिक्योरिटी को रीइंफोर्स करेगा ताकि कोई मॉन्स्टर रात में अंदर न घुस सके। डोर्स और विंडोज को वुडन स्लैट से ब्लॉक करने के बाद डेविड उस गन को निकालता है जो एक बॉक्स में बुलेट्स के साथ छुपाई गई थी और आइलैंड पर अपनी दूसरी रात फेस करने की तैयारी करता है। विंडो से बाहर देखते हुए जब लाइट हाउस की लाइट रॉक्स पर पड़ती है, डेविड को कई ह्यूमनॉइड क्रीचर्स हट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और वो पॉसिबल अटैक के लिए खुद को तैयार कर लेता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, डेविड गोली चलाता है और थोड़ी देर तक उन्हें रोक पाता है, लेकिन इन्वेजन जारी रहता है। अपने इंजर्ड फ्रेंड का बदला लेने के लिए क्रीचर्स डोर तोड़ने लगते हैं। तब डेविड समझ जाता है कि अब डिफेंस और मजबूत करना होगा। वो एक लिट टॉर्च बाहर रखे रबल पर फेंक देता है और इस तरह इन्वेडर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन डेविड ने ये सोचा भी नहीं था कि आग इतनी तेजी से हट तक पहुंच जाएगी। जैसे ही आग डोर के नीचे से अंदर घुसती है, डेविड एक ब्लैंकेट से उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका प्लान फेल हो जाता है तो वो डोर तोड़कर बाहर निकलता है। इससे पहले कि पूरी कैबिन आग की लपटों में समा जाए, शेल्टर न मिलने पर वो टावर के पीछे छुप जाता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कई घंटों बाद डेविड हट लौटकर देखता है कि उसके बिलोंगिंग्स लगभग सब नष्ट हो चुके हैं और अब वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो लाइट हाउस को ओवरटेक करने का प्लान बनाता है। जब ग्रूनर पानी लेने जाता है, डेविड उसका पीछा करता है। जैसे ही वो वाटरफॉल पर पहुँचता है, डेविड गन निकालकर शूट करने ही वाला होता है कि अचानक एक एक्वाटिक क्रीचर उस पर हमला कर देता है। डेविड उसे गिरा देता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि असली ग्रूनर आकर उसे रोक देता है और आदेश देता है कि वो इनारिस को अकेला छोड़ दे। लाइट हाउस कीपर के अनुसार वो क्रीचर बिल्कुल हार्मलेस है। ग्रूनर उसे कन्विंस कर देता है कि अटैक न करे और न्यूकमर को टावर में अपने साथ ज्वाइन करने की इजाजत देता है। डेविड हट से सप्लाईज इकट्ठा करके ग्रूनर के साथ लाइट हाउस पहुँचता है। वहाँ इनारिस उसके बर्न्स को एक अजीब तरीके से लिक्स करके ट्रीट करने की कोशिश करता है। इस अनयूजुअल सीन को देखकर डेविड समझ जाता है कि ग्रूनर उस बीस्ट को एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल की तरह ट्रीट करता है जो उसकी हर कमांड बिना सवाल माने फॉलो करता है। ग्रूनर बताता है कि वो फिशमैन जैसी स्पीशीज लाइट से बचती है, इसलिए वो सिर्फ रात में ही नजर आती है। सनसेट होते ही ग्रूनर डेविड को आदेश देता है कि गन लेकर तैयार हो जाओ ताकि क्रीचर्स टावर तक पहुंचते ही फायर कर सको। मॉन्स्टर्स को करीब आते देख ग्रूनर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त डेविड डर से पैरालाइज्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि बैटलफील्ड पर कैसे खड़ा होना है। उसकी पीसफुल और ऑब्जर्वेंट नेचर उसे रिएक्ट करने से रोक
रोक देती है और लाइट हाउस कीपर को उन सभी क्रिएचर से लड़ता देख डेविड बेहोश होकर गिर जाता है। कई घंटों बाद जब वो जागता है तो ग्रूनर उस पर बकेट भर पानी फेंकता है और बैटल छोड़कर भागने के लिए उसे बुरी तरह डांटता है। भले ही अकेले लड़ना पड़ा, ग्रूनर फिर भी फिशमैन को हरा देता है। सुबह होते ही वो डेविड को पानी लाने का आदेश देता है। अगली रात ग्रूनर कहता है कि वो वेदरमैन को उसकी कावर्डिस सुधारने का एक और चांस देगा और सही समय का इंतजार करता है ताकि शूटिंग शुरू की जा सके। लेकिन इस बार बैटल के दौरान ग्रूनर बालकनी का डोर बंद कर देता है और डेविड को मजबूर करता है कि वो अकेले टावर पर चढ़ते दर्जनों क्रीचर्स से लड़े। बैटल खत्म होने के बाद ग्रूनर आराम से नैप लेता है और सुबह बालकनी डोर खोलकर देखने आता है कि उसका साथी जिंदा है या नहीं। डोर खुलते ही वो चौंक जाता है। डेविड पूरा खून से लथपथ बालकनी पर बैठा है, लेकिन उसने दर्जनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। आने वाले हफ्तों में दोनों को समझ आ जाता है कि सर्वाइवल के लिए उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए वो टीम बनाकर अपने दुश्मनों को दूर रखने का प्लान करने लगते हैं। समय बीतने के साथ डेविड ये नोटिस करता है कि फिशमैन का बिहेवियर पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। वो कुछ नाइट्स पर हमला करते हैं और कुछ नाइट्स पर नहीं। मीटियोरोलॉजिस्ट ये सोचने लगता है कि आखिर क्यों ये क्रीचर्स इतनी रिस्क लेकर इनारिस को वापस सी में ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनमें से कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अचानक मॉन्स्टर्स के अटैक रुक जाते हैं। डेविड समझता है कि अब बाहर निकलकर आइलैंड एक्सप्लोर करना सेफ है। एक्सपीडिशन के दौरान उसे बीच पर एक वेल का स्केलेटन मिलता है और वो सोचने लगता है कि शायद फिशमैन भी उन मरीन मैमल्स की तरह विंटर में माइग्रेट करते हों। इतने दिनों तक किसी बीस्ट का कोई निशान न मिलने के बावजूद ग्रूनर हर रात बालकनी पर खड़ा होकर अटैक के लिए रेडी रहता है। उधर डेविड इनरिस के साथ बिताए समय में उसके प्रति और ज्यादा फैसिनेटेड होने लगता है। वो क्रीचर कई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है, लेकिन उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी ओशन लाइफ के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। डेविड सोचता है कि ये स्पीसीज साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बिल्कुल न्यू डिस्कवरी होगी। अगर इसे ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड स्टेट्स लाया जाए तो दोनों फेमस भी हो सकते हैं और बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर साफ मना कर देता है, उसका सिविलाइजेशन लौटने का कोई इरादा नहीं है। एक दिन दोनों चेस खेल रहे होते हैं कि लाइट हाउस कीपर देखता है एक क्रीचर टावर पर चढ़ रहा है। वो तुरंत गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। फिशमैन को एलिमिनेट करने के बाद वो सारे विंडोज बंद कर देता है और डेविड को ऊपर लाइट हाउस में बुलाता है। लेकिन उसी रात क्रीचर्स की एक और भी बड़ी भीड़ टावर को इन्वेड करने आ जाती है और दोनों को मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करनी पड़ती है। एमो खत्म होने के बाद उन्हें हाथों हाथ कॉम्बैट करना पड़ता है, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद क्रीचर्स टावर में घुस आते हैं। एस्केप के दौरान ग्रूनर मॉन्स्टर्स के हाथों कैप्चर हो जाता है, लेकिन डेविड उसे छुड़ा देता है। इस लड़ाई में ग्रूनर की लेग पर गहरी चोट आ जाती है और डेविड समझ जाता है कि वो दोनों अकेले ये वॉर कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो डॉन तक छिपे रहते हैं। किस्मत अच्छी होती है कि जैसे ही सूरज निकलता है फिशमैन वापस ओशन की तरफ लौट जाते हैं। एनोरास की मदद से ग्रूनर अपनी इंजरी का इलाज करता है और जल्दी रिकवर होकर फिर से काम पर लौट आता है। अब उनका मकसद है नई प्रोटेक्टिव बैरियर्स बनाना ताकि मॉन्स्टर्स के लिए टावर पर चढ़ना और मुश्किल हो जाए। लेकिन इसी दौरान डेविड की नजर होराइजन पर जाती है, जहां उसे एक बोट लगभग गायब होती हुई दिखती है। रेस्क्यू की उम्मीद में वो तुरंत बीकन लेने दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे फायर कर पाए ग्रूनर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर आइलैंड और यहाँ रहने वाले क्रीचर्स का सीक्रेट बाहर नहीं जाने देना चाहता। लाइट हाउस कीपर को डेविड पर हमला करते देख अनोरज गुस्से में आकर बीच में कूद पड़ती है और यंग मैन की रक्षा करती है। फरियाद ग्रूनर उस पर भी वार करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर भाग निकलती है और ग्रूनर बीकन उठा लेता है ताकि डेविड किसी से हेल्प न मांग सके। कुछ घंटों बाद डेविड अनोरास को बीच पर वेल स्केलेटन के पीछे छुपा पाता है। इस बार वो उसके पास सावधानी से पहुंचकर उसे दोस्त बनाने की कोशिश करता है। अनोरास की मदद से डेविड को एक बोट मिलती है जिसमें ओर्स भी हैं। एक्साइटेड होकर वो ग्रूनर को ये खबर देने पहुंचता है, लेकिन ग्रूनर बताता है कि उसे बोट के बारे में पहले से पता था और उसने डेविड को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि यंगमैन भागने की कोशिश करेगा। ग्रूनर एक कहता है कि डेविड बोट लेकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और जर्नी के दौरान थर्स्ट, हंगर या हाइपोथर्मिया से मर जाएगा, लेकिन डेविड उसकी बातों को नजरअंदाज करके बोट को तैयार करने लगता है। रेस्टोरेशन करते वक्त वो अनोरास को पानी में कूल होते देखता है और खुद भी उसके साथ जुड़ जाता है। ये देखकर ग्रूनर के अंदर जेलसी पैदा होती है और वो डेविड को अगले दिन अपने साथ शिप ग्रेवयार्ड चलने को कहता है, जहां वेपन्स का नया शिपमेंट ढूंढना है। सुबह दोनों बोट लेकर साइट पर पहुंचते हैं। एंकर डालने के बाद ग्रूनर डेविड को डाइविंग सूट पहनने में मदद करता है ताकि वो कार्गो शिप के साथ डूबे डायनामाइट तक पहुंच सके। सी बेड पर पहुंचकर
डेविड ब्रेकेज के पास जाता है और हुक लगाकर बॉक्सेज सरफेस तक खींचने की तैयारी करता है। एक बॉक्स बोट में आने के बाद ग्रूनर हुक दोबारा नीचे फेंकता है ताकि डेविड दूसरा बॉक्स अटैच कर सके, लेकिन तभी डेविड को एहसास होता है कि एक अननोन क्रीचर उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। डर के मारे डेविड रोप खींचकर मदद का इशारा करता है, लेकिन ग्रूनर नीचे उतरने के बजाय मोशनलेस बैठा रहता है और सोचता है कि शायद डेविड को छोड़कर अकेले आइलैंड लौट जाना ही बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले कि ग्रूनर बोट हिलाए, डेविड अपना वेटसूट उतारकर सरफेस पर तैरकर बाहर निकल आता है। दोनों किसी तरह बॉक्सेस लेकर वापस आइलैंड पहुंचते हैं। ग्रूनर खुशी से झूम उठता है जब उसे पता चलता है कि एक्सप्लोजिव्स अभी भी इंटैक्ट हैं। वो तय करता है कि लाइट हाउस के चारों तरफ बॉम्ब्स बिछा दिए जाएं ताकि मॉन्स्टर्स क्लाइंबिंग शुरू करने से पहले ही उड़ जाएं। पूरे विंटर ग्रूनर दिन रात विजिल रखता है, एनिमीज का इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन जब तेज स्नोस्टॉर्म चल रही होती है, डेविड लाइट हाउस कीपर को चेक करने ऊपर जाता है और उसे बिल्कुल मोशनलेस पाता है। उसकी आंखें अब भी ओशन की तरफ टिकी होती हैं, जैसे वो किसी भी मोमेंट क्रीचर्स के आने का इंतजार कर रहा हो। वो आदमी वॉर जीतने की ऑब्सेशन में इतना डूब चुका था कि उसे ये तक महसूस नहीं हुआ कि उसकी हैंड्स जमकर फ्रीज हो रही हैं। मजबूर होकर डेविड उसे टावर के अंदर खींच लाता है। जैसे ही ग्रूनर अंदर आता है, यंग मैन चुपचाप डेटोनेटर केबल्स डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके साथ नीचे डिनर करने बैठ जाता है। फिशमैन को आइलैंड पर आए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, इसलिए लाइट हाउस कीपर नतीजा निकालता है कि शायद हवा में किसी तरह की वार्निंग पहुंच गई है कि एक्सप्लोजिव्स बिछाए गए हैं। लेकिन अपनी गुस्से की भड़ास निकालने के लिए ग्रूनर इनारिस पर हाथ उठाता है। तभी डेविड तुरंत बीच में कूद पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि इनारिस भी उस पागल आदमी का बस एक और शिकार है। अब उसका प्लान ये है कि एक एम्बुश सेट किया जाए, डोर खुला छोड़ दिया जाए ताकि क्रीचर्स खुद अंदर आएं, और जैसे ही वो करीब पहुंचे, ग्रूनर डेटोनेटर दबाकर उन्हें उड़ा देगा। सूरज डूबते ही दोनों अपना प्लान शुरू करते हैं। डेविड गन लेकर उन मॉन्स्टर्स को शूट करता है जो एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। वहीं लाइट हाउस की चोटी पर ग्रूनर इनारिस को बेट बनाकर खड़ा कर देता है और उसे गाने का आदेश देता है ताकि बाकी फिशमैन उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर आ जाएं। लेकिन कई मिनट बीतने पर भी कोई नहीं आता। डेविड थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाता है और तभी एक सी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। क्रीचर उसे गिरा देता है और उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड शार्प ऑब्जेक्ट से पलटवार करता है। जख्मी होने के बावजूद मॉन्स्टर फिर उस पर दौड़ता है और डेविड उसे पकड़कर एक लकड़ी के स्टंप पर दे मारता है, जिससे वो आर पार हो जाता है। तभी उसे पास आती एक बड़ी हॉर्ड की आवाज सुनाई देती है। डर और एड्रेनलिन में वो गन उठाकर फायरिंग करता हुआ ऊपर लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इन्वेडर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो अकेले उन्हें खत्म नहीं कर सकता। मजबूरी में वो ऊपर अपने साथियों के पास भागता है। ग्रूनर दृढ़ निश्चय के साथ डेटोनेटर दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, गन उठाकर जितनों को मार सके उतनों को खत्म करे, जबकि डेविड तेजी से डेटोनेटर केबल्स रिकनेक्ट करता है। आखिरकार दोनों मिलकर डायनामाइट्स ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। समस्या ये है कि ब्लास्ट से सिर्फ फिशमैन ही नहीं, डेविड और ग्रूनर भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कई घंटे बाद ग्रूनर होश में आता है और नीचे जाकर देखता है कि उसका प्लान कितना सफल हुआ, लेकिन रबल के बीच वो देखता है कि अभी भी दर्जनों मॉन्स्टर्स जिंदा हैं। जख्मी होने की वजह से वो हिल भी नहीं सकते, इसलिए ग्रूनर स्पीयर उठाकर एक एक करके उनके दिल पर वार करता है ताकि एमो बचाया जा सके। ये सब देख डेविड के दिल में गहरी रिमोर्स उठती है। उसे महसूस होता है कि इस स्पीशीज के साथ उसने कितना बड़ा अत्याचार किया है, लेकिन ग्रूनर पूरी तरह इनसेंसिटिव रहता है, जैसे इन सब की जान की कोई कीमत ही न हो। रात होने पर इनारिस जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जैसे कि वो गहरे दर्द में है, क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। लेकिन क्रीचर के दुहक पर जरा भी सिंपैथी दिखाने के बजाय ग्रूनर ठंडेपन से कहता है कि कुछ ही समय बाद ये सब भूल जाएगी और फिर रेंगती हुई उसके पैरों में आकर गिरेगी। उसके मुताबिक पहली बार जब उसने इनारिस को देखा था, तब भी यही आवाजें उसे उसकी तरफ खींचकर लाई थीं। ग्रूनर बताता है कि उसने आनरिस को पहली बार एक फिशिंग नेट में फंसा हुआ पाया था और जब उसने उसकी जान बचाई तो धीरे धीरे उसे अपनी पोजेशन की तरह देखने लगा। उसी दोपहर बीच पर टहलते हुए डेविड कुछ मैनेटी यंगलिंग्स को आइलैंड के आसपास तैरते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें नोटिस करता है, क्रीचर्स वहां से दूर चले जाते हैं। टावर पर लौटने पर वो देखता है कि ग्रूनर गन पाउडर से और भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स बना रहा है, यानी ये वॉर खत्म होने से अभी बहुत दूर है। बाद में जब लाइट हाउस कीपर नैप ले रहा होता है, डेविड चुपचाप उसके पास जाता है और उसकी वेडिंग पार्टी की एक पुरानी फोटो देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि अपनी पत्नी को
खो देने के बाद ही ग्रूनर ने इस डिजर्टेड आइलैंड पर खुद को कैद कर लिया था। शाम ढलते ही डेविड एक यंगलिंग को सैंड पर देखता है और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है। क्रीचर सावधानी से उस इंसान के पास आता है जिसने उसकी पूरी फैमिली लगभग नष्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी वो डरते डरते करीब आता है। तभी एनरिस बाकी बचे सर्वाइवर्स के साथ वहां पहुंचती है। डेविड इतने फैसिनेटिंग क्रीचर्स को इतने करीब देखकर स्टन्ड रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कांटेक्ट बना सके ग्रूनर आ धमकता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। डेविड उसे मनाने की कोशिश करता है कि गन नीचे रखे और क्रीचर्स के साथ ट्रूस की नेगोशिएशन करे। वो मानता है कि दोनों ही गलत थे उन्हें नष्ट करने की कोशिश करके, लेकिन जब ग्रूनर को एहसास होता है कि एनरिस भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है तो वो पूरी तरह टूट जाता है और पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए टावर की तरफ भाग जाता है। बाहर से वो जितना स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड दिखता है, हकीकत में वो बस एक इनसिक्योर आदमी है जिसे छोड़ दिए जाने का डर है। इसी डर की वजह से उसने महीनों एनरिस को टावर में कैद करके रखा और बोट के बारे में भी डेविड को कभी नहीं बताया ताकि वो एस्केप न कर सके। ग्रूनर के जाने के बाद डेविड क्रीचर्स का ट्रस्ट जीतने की कोशिश जारी रखता है और उनकी लाइफ के बारे में और समझने लगता है, लेकिन तभी एक यंगलिंग उसके पास आता है और अचानक ग्रूनर की गोली लगने से वही मर जाता है। ये देखते ही फिशमैन समझ जाते हैं कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई और वो सब ओशन की तरफ लौट जाते हैं। एनरिस को डरते हुए देखकर डेविड टावर की तरफ भागता है और ग्रूनर पर हमला कर देता है। लाइट हाउस कीपर तुरंत पलटवार करता है और दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। स्टेयर्स से गिरने के बाद ग्रूनर अपनी एक्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड अपने ब्लेड से उसे रोक लेता है। पंचेस खाते खाते डेविड गिर जाता है और ग्रूनर एक्स उठाकर उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी पल डेविड निगोशिएशन करने लगता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो ये नहीं करना चाहता। आखिरकार ग्रूनर अपनी एक्स गिरा देता है और पीठ फेरकर बीच की तरफ चल देता है ताकि तारों को देख सके, लेकिन उसी वक्त फिशमैन उसे पकड़ लेते हैं। डोजन्स ऑफ क्रीचर्स बदले की आग में जलते हुए उस पर टूट पड़ते हैं। बिना वेपन्स के ग्रूनर पूरी तरह डिफेंसलेस हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका एंड तय है। डेविड लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर देता है ताकि ग्रूनर अंदर ना आ पाए, क्योंकि वो जानता है कि ये वही अंत है जिसका ग्रूनर हकदार है। जैसे ही बाहर से ग्रूनर की चीखें सुनाई देती हैं, डेविड को उस मीटियोरोलॉजिस्ट की याद आती है जिसे उससे पहले इस आइलैंड पर भेजा गया था। वो सोचने लगता है कि शायद उसका प्रीडिसेसर भी यही दर्दनाक अंत झेल चुका होगा और इसी वजह से उसका बॉडी कभी नहीं मिल पाया। कुछ समय बाद यानी आइलैंड पर आए पूरे 12 महीने बीत जाने के बाद डेविड के पास एक ऑफिसर आता है, लेकिन वो उसे ग्रूनर समझ लेता है और पूछता है कि पिछले साल भेजा गया मीटियोरोलॉजिस्ट कहाँ है। उस पर डेविड सच्चाई बताने की बजाय खुद को लाइट हाउस कीपर की जगह पर रख देता है। उसे एहसास होता है कि एक नया साइकिल शुरू हो चुका है और अब वही इस आइसोलेटेड आइलैंड का नया कीपर है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी और भी मूवी रिकैप्स मिलती रहे। अगली बार फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।